अब हम बात करते हैं अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया की, कि अम्ल जो होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, क्या बनाता है। तो इसमें देखिए आप, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और हाइड्रोजन गैस के अलावा भी अम्ल क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन एक प्रयोग करके देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, उस परख नली के अंदर 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, यानी 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इस परख नली के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में दानेदार जिंक के टुकड़े लेंगे, दानेदार जिंक के टुकड़े किसमें डालेंगे, हम परख नली के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला था। अब आगे बात आती है, इसमें हम देखते हैं कि दानेदार जो जिंक है, दानेदार जिंक के टुकड़े जो है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। अब इन बुलबुलों को क्या किया जाता है, या फिर जो उत्सर्जित जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, उसको एक प्रवाह नली के द्वारा इसमें क्या करते हैं, ये जो इसमें हमने साबुन का विलयन लिया था, इस साबुन के विलयन के अंदर, यानी कि ये जो परख नली है, परख नली से इस टब के अंदर एक हम लोगों ने क्या डाल दी, एक प्रवाह नली डाल दी, ताकि इस प्रवाह नली से हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों को प्रवाहित किया जाता है, या हाइड्रोजन गैस को, या जो भी उत्सर्जित जो गैस हुई है उसको प्रवाहित करेंगे इस साबुन के विलयन के अंदर। जब इस साबुन के विलयन के अंदर हाइड्रोजन गैस जो उत्सर्जित जो गैस हुई है वो इसमें प्रवाहित करेंगे, तो ये क्या होगी, हाइड्रोजन गैस से युक्त या फिर हाइड्रोजन गैस से भरे या साबुन के कुछ बुलबुले निकलेंगे। उन साबुन के बुलबुलों को फिर बाद में मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती को उसके पास में ले जाएंगे, तो फटफट की ध्वनि के साथ में इसका दहन होगा। देखिए यहाँ पर इसको प्रवाहित किया तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले थे वो साबुन के विलयन में हाइड्रोजन से भरे बुलबुले बनने लग गए थे, या फिर निकलने लग गए थे। इसमें देखिए अब इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर क्या होता है, बुलबुले फटफट के आवाज के साथ में हाइड्रोजन गैस का दहन होते हुए टूटते हैं इसमें। अतः हम इससे कह सकते हैं कि धातु जो होती है वो क्या होती है, मतलब अम्ल जो होती है धातु के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाती है, और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर लवण का भी निर्माण होता है, और जिंक के टुकड़ों के साथ में तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो दानेदार जो जिंक के टुकड़े हम लोगों ने डाले थे, इसके साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाला था, इन दोनों की अगर हमने अभिक्रिया करवाई तो ज्वलन द्वारा, यानी कहने का मतलब ये कि ये जो बुलबुले थे साबुन और हाइड्रोजन युक्त जो बुलबुले थे उसके पास में अगर मोमबत्ती ले जाएंगे, यानी ज्वलन प्रक्रिया हो रही है, इसके द्वारा क्या हो सकता है, हम लोग पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस उसमें उपस्थित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अम्ल होता है उसकी अभिक्रिया अगर किसी धातु के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है, और यदि अगर किसी क्षार की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है। तो हमने बात की थी, अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ अगर करवाई जाती है तो वह हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लवण का निर्माण तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी होता है। उसी प्रकार अगर किसी क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ करवाई जाती है तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, लेकिन क्षार की अभिक्रिया अगर धातु के साथ करवाई जाती है तो जरूरी नहीं है कि सभी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस ही निष्कासित होती है। अब हम बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या किसका निर्माण होता है। तो हम इसको एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए इसमें कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, 2 कांच की परख नलियां लेंगे, हम 2 कांच की परख नलियां ले लेते हैं। उसके बाद में इन दोनों को नामांकित कर देते हैं, परख नली ए और बी के नाम से इनको नामांकित कर देते हैं। इसके बाद हम लोग परख नली ए के अंदर लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 ले लेंगे उसके अंदर।
इसके बाद परत नली बी के अंदर, जो परत नली बी है उसके अंदर क्या करेंगे 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 डाल देंगे। अब दोनों परत नली के अंदर 2 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे। अब हम इसका परीक्षण करते हैं कि ये करने के बाद में, इस प्रोसेस को करने के बाद में हमें क्या परिणाम मिलते हैं, क्या चीज किसका निर्माण होता है। तो देखिए इसमें उपयुक्त प्रयोग में जब सोडियम कार्बोनेट में 2 ml HCl मिलाया जाता है, उपयुक्त जो प्रयोग है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, परत नली ए के अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम तनु HCl डालेंगे। तनु HCl डाला जाता है तो किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और इसी के साथ में लवण का निर्माण भी होता है। इसको हम समझने के लिए देखिए यहाँ पर रिएक्शन में Na2CO3, क्या चीज है ये Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और इसके अंदर 2 ml HCl मिला रखा है, यानी कि HCl मिला रखा है। तो इसमें निर्माण किसका होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो क्या एक लवण है। इसी के साथ में जल का निर्माण भी हो रहा है इसमें, और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो यानी पहली प्रोसेस के अंदर हम मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर अम्ल मिलाया जाता है तो जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर अम्ल के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 मिला देंगे तो भी इसी का निर्माण होगा, जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसको समझने के लिए देखिए नीचे रिएक्शन एक और NaHCO3, NaHCO3 को क्या बोलेंगे हम लोग, NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अगर हम मिलाएंगे जल इस अम्ल के अंदर तो किसका निर्माण हो रहा है, इसमें देखिए NaCl का निर्माण और H2O का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। तो नॉर्मल से हम इन दोनों प्रोसेस के आधार पर बता सकते हैं कि जब भी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की धातु के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा इसके अंदर। आगे देखिए इसके अंदर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग किसके अंदर मिलाते हैं, चूने के पानी के अंदर। देखिए यहाँ पर एक नली लगा रखी है जिसको बोलते हैं हम लोग निकास नली। इस निकास नली के द्वारा यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है इसको लेकर किसके अंदर जा रही है, परत नली बी के अंदर। देखिए इसमें जब इसके अंदर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है। यहाँ पर श्वेत अवक्षेप का निर्माण देखिए इसमें इस अभिक्रिया के द्वारा CaOH2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि मान लो यह कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर CaOH है, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यहाँ पर है। और ये गैस जैसे इसके अंदर जाएगी तो किसका निर्माण करेगी, एक अवक्षेप का निर्माण करेगी। एक प्रकार से एक अवक्षेप बन जाता है और इसका निर्माण करती है। इसी के साथ में जल का निर्माण भी यहाँ पर होगा। इसी के साथ अगर अधिक मात्रा में, यानी कि ये तो नॉर्मल जो उत्सर्जित हुई है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर प्रवाहित किया था, लेकिन इसकी अगर अधिक मात्रा हो कार्बन डाइऑक्साइड की और उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अंदर प्रवाहित करेंगे, अत्यधिक प्रवाहित करेंगे, तो वो क्या होगा, देखिए इसमें रिएक्शन के अंदर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, इन तीनों की अभिक्रिया एक साथ हो रही है। तो इसके अंदर देखिए CaHCO3 यानी कि जल में विलयनशीलता हो रही है इसके अंदर। या फिर नॉर्मल से हम लोग इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं। पूरी प्रोसेस के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। थैंक यू।